गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सादी पीएससी एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग समाज शास्त्र की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो समाज शास्त्र में मेन हमारा जो टॉपिक रहता है वो है समाजीकरण। तो आज हम लोग समाजीकरण के बारे में जानेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की अवस्था क्या क्या होती है, समाजीकरण का डेफिनेशन हम देखेंगे, संस्कृति क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को कुछ प्रमुख जानकारी देना चाहूँगी सीजीपीएससी तिहार के बारे में। तो हमारे एकेडमी में सीजीपीएससी की तिहार है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो गई है, जो कि अभी भी चल रही है। अगर जो भी इच्छुक बच्चे होंगे जो हमसे जुड़कर मेंस की तैयारी करना चाहते होंगे वो बिल्कुल हमारे साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सादी पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको कंटेंट सेक्शन में और जो सीजीपीएससी का कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस बैच उसको जाके आप लोगों को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है, जो कि बहुत ही कम न्यूनतम प्राइस पर रखा गया है साथियों। तो बिल्कुल आप लोग देर नहीं करेंगे, हमसे जुड़कर सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जरूर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण किसे कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर कि समाजीकरण किसे कहते हैं, और ये जो समाजीकरण होता क्या है इसको हमें 30 शब्दों में लिखना है। समाजीकरण किसे कहते हैं इसे हमें 30 शब्दों में लिखना है। मैंने हमेशा बताया आप लोग को 30 शब्दों में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कितने अंक का रहता है, 2 अंक का रहता है। ध्यान से समझेंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे 30 शब्द में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 30 शब्द में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका जो अंक रहता है वो रहता है 2 नंबर का। तो समाजीकरण क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है। ध्यान से समझेंगे आप लोग, समाजीकरण क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। क्योंकि जब हम समाज में जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हम एकाएक नहीं सीख जाते। हम समाज में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डॉक्टर से मिले, वकील से मिले, और भी टीचर से मिलते हैं और अन्य व्यक्तियों से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं। हर किसी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमारी धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो होती है उनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अर्थात जो समाजीकरण होता है वो एक सीखने का प्रोसेस होता है। तो इसको आप लोग को अपने वर्ड्स में लिखना है, और चाहे तो आपका अगर वर्ड्स पावर बहुत अच्छा है तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे चलेगा। अगर वर्ड्स पावर अच्छा नहीं है तो आपको डेफिनेशन को याद करना ही पड़ेगा, तभी आपको मेंस के एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलेंगे। अन्यथा आपका जो नंबर है वो समाजशास्त्र में कट जाता है। जो थ्योरी वाला एग्ज़ाम होता है उसमें नंबर जो है वो अधिक कटते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से लिखते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समाजीकरण। अब हम लोग उत्तर लिखेंगे। आपको घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लिखने का प्रयास करते हुए जाना है। तो लिखना है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है। ध्यान से लिखते हुए चलेंगे। समाजीकरण क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है, जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ध्यान से लिखेंगे, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है।
यही समाजीकरण कहलाता है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि समाजीकरण होता क्या है। एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे कि समाजीकरण सीखने, यहाँ पर अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी आप लोग को ध्यान से सुनना है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। यही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। यहाँ पे जन्म से लेकर मृत्यु तक बोला गया है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद वो किशोर अवस्था में जाता है। किशोर अवस्था के बाद वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है। युवा अवस्था के बाद वो प्रौढ़ा अवस्था में जाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद वो जाता है बुढ़ापे की तरफ। तो इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसका जो सफ़र होता है उसमें कुछ न कुछ बातों को वो सीखता है। जैसे कि ऑफिस जाएगा, वहाँ पर कुछ लोगों से मिलेगा, उससे सीखेगा। विद्यालय जाएगा, विद्यालय में दोस्तों से सीखेगा, ठीक है, कुछ बातें लड़कियों से सीखेगा, कुछ बातें लड़कों से सीखेगा, टीचर से सीखेगा, ठीक है। अच्छा व्यवहार क्या होता है, बुरा व्यवहार क्या होता है, नैतिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अपराधी कौन होता है, ये सारी बातें मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाती है। अर्थात समाजीकरण एक सीखने की अवस्था है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। यही बातों को आपको समाजीकरण में लिखना है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखना है तो आप किसी एक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आप वैज्ञानिक बोल रहे हो जी, समाजशास्त्री के अकॉर्डिंग परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी समाजशास्त्री के अकॉर्डिंग परिभाषा को लिखेंगे तो आपके जो आंसर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाजीकरण का महत्व क्या होता है। समाजीकरण का महत्व, उत्तर लिखेंगे समाजीकरण का महत्व, पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं। पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं कि समाजीकरण का महत्व क्या होता है। समाजीकरण से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। यहीं पर दूसरा नंबर डाल के लिख रही हूँ, आप लोग समझेंगे। समाजीकरण से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। समाजीकरण से व्यक्ति को सीख मिलती है। साथ ही साथ समाजीकरण व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। व्यक्ति नियम, कानून, नैतिकता, विधि विधान इत्यादि चीज़ों को सीखता है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। समाजीकरण से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। शुरुआत में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या रहता है, एक प्राणी शास्त्री जीव रहता है, उसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो समाजीकरण होता है, जैसे ही बच्चे का समाजीकरण होता है, वो समाज के लोगों से मिलता है, जानता है, सीखता है, और समाज क्या होता है इसके अकॉर्डिंग वो अपनी
धारणा जो है बनाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समाजीकरण से जो बच्चा होता है उसका आत्मिक विकास होता है, और साथ ही साथ आपको देखना है कि समाजीकरण से व्यक्ति को सीख मिलती है। बिल्कुल, समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जीवन भर चलने वाली निरंतर ये प्रक्रिया होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ बातों को वो सीखता ही रहता है। उसके बाद समाजीकरण व्यक्ति के जीवन में, यहाँ पर मिट गया है जी, समाजीकरण व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। व्यक्ति नियम, कानून, नैतिकता, विधि विधान इत्यादि चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं बना है तो भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समाजीकरण उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, साथ ही व्यक्ति नियम, कानून, नैतिकता, विधि विधान आदि सामाजिक नियमों को सीखता है और उसके अनुसार अपना अनुकरण जो है वो करने लगता है। तो इस तरह से आपको सारी बातों को लिखना पड़ेगा, इस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी पड़ेगी 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। अर्थात ये जो समाजीकरण का महत्व लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2 नंबर में, 2 अंक जो कि 30 शब्द का रहता है। तो इस तरह से आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। बस शब्द अच्छे होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, और क्या समझा रहे हैं वो आपको समझाने आना चाहिए, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपको अपनी आंसर राइटिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने पहला देखा समाजीकरण, उसके बाद हम दूसरा देखे हैं समाजीकरण का महत्व। उसके बाद संस्कृति को परिभाषित करना है, इसको आप लोग लिख के दिखाएंगे, ठीक है। संस्कृति को परिभाषित करना है, इसको आप सभी बच्चे लिख के दिखाएंगे कि संस्कृति को आप कैसे परिभाषित करेंगे, है ना। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। तो इस तरह से आपको संस्कृति की परिभाषा लिख के दिखानी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं कुछ बातें बता देती हूँ कि भौतिक प्रगति जैसे गाड़ी, मोबाइल और सड़क ये सभ्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। और संस्कृति क्या होती है, मानसिक और नैतिक प्रगति जैसे भाषा, कला, धर्म, आदर्श, ये संस्कृति का उदाहरण होता है। सभ्यता मतलब कि भौतिक वस्तुएं, जैसे कि हमें अपने समाज को सभ्य बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ इन्वेंशन करना है जो इंसान की ज़रूरतें हैं, ठीक है। इंसान की ज़रूरत क्या है, गाड़ी है, मोटर है ना, और क्या है, इंडस्ट्री है, मोबाइल है, सड़क है ना, उद्योग है, उद्योग स्थापित करेंगे क्योंकि उद्योग से ही हमें हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी होती है। तो ये सब क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं, ये सभ्यता का उदाहरण है। लेकिन संस्कृति में आता है हमारा मानसिक और नैतिक व्यवहार, नैतिक प्रगति, और भाषा, कला, धर्म इत्यादि जो एग्जाम्पल होता है हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से सभ्यता। एक लाइन में अगर मैं सरल तरीके से आपको डेफिनेशन समझाऊं, एक लाइन में अगर मैं सरल तरीके से डेफिनेशन आपको समझाऊं तो सभ्यता जीवन को आराम देती है, ठीक है। सभ्यता जीवन को आराम देती है मतलब हमारे आराम के लिए, ठीक है, या हमारी सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हम निर्मित करते हैं या जो भी सुविधाएं हम बनाते हैं वो सब सभ्यता के अंतर्गत आती है। जैसे कि हमने अपनी सुविधा के लिए गाड़ी का निर्माण किया, हमने अपनी सुविधा के लिए टेलीफोन का निर्माण किया, हमने अपनी सुविधा के लिए मोबाइल का निर्माण करवाया, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगी, ये सभ्यता का एग्जाम्पल होता है। उसी तरह अगर मैं संस्कृति की बात करूँ तो संस्कृति जीवन जीने को मूल्य देती है, संस्कृति जीवन को मूल्य देती है। जैसे कि हमारी भाषा है, धर्म है, आदर्श है, ठीक है, नैतिक मूल्य है, ये क्या करती है, हमें जीवन में जीने के लिए यह नैतिकता सिखाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो संस्कृति के अंतर्गत होती है। और जो संस्कृति होती है वो एकाएक नहीं बनती है, ध्यान से सुनेंगे, संस्कृति जो होती है वो एकाएक नहीं बनती है, वो कई वर्षों से चली आती एक परंपरा है, कई वर्षों से चली आ रही एक परंपरा, वो क्या होती है, संस्कृति। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जैसे कि गुलाब में सुगंध होता है ना, जो हमारा फूल होता है गुलाब, मान लो इस तरह से हमारा गुलाब का फूल है, गुलाब में क्या होता है, सुगंध होता है। इस तरह से मान लो हमने गुलाब का फूल बनाया, गुलाब में क्या होता है, सुगंध होता है ना। और जो हमारा दूध होता है उसमें मक्खन है,
वो विद्यमान रहता है। जिस तरह से गुलाब में सुगंध विद्यमान रहती है और दूध में मक्खन विद्यमान रहता है, उसी प्रकार संस्कृति भी मानव के साथ जुड़ी हुई रहती है, ऐसा कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आपको समझते हुए चलना है और संस्कृति का जो 30 शब्द में आंसर है आपको लिख के जरूर दिखाना है। तो इस तरह से आपको समझना है कि संस्कृति मानसिक और नैतिक प्रगति जैसे भाषा, कला, धर्म और आदर्श संस्कृति का एग्जाम्पल है। और सभ्यता का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गाड़ी, मोबाइल, सड़क, अर्थात हमारी जो ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरतें हैं, ये किसके अंतर्गत आएगी? सभ्यता के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत है पूछा गया है, हालांकि अभी मैं बीच बीच से टॉपिक ले रही हूँ, सीधा मैं लाइन से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नहीं ले रही हूँ। मैं इसलिए बीच बीच से ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया था समाजशास्त्र में वो किस प्रकार से पूछा गया है, इसलिए मैं बीच बीच से ऐसा क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत ये पूछा गया था। ठीक है, ये लगभग आपको जो आंसर दिखा मिल रहा है ये 60 शब्द में लिखा गया है। कितने शब्द में लिखा गया है? 60 शब्द में। तो आपको ये जो आंसर दिखाई दे रहा है ये कितने शब्द में लिखा गया है? 60 शब्द में लिखा गया है। और इसका जो अंक रहता है वो रहता है 4 अंक। इसका जो अंक आपको दिखाई देगा वो अंक है 4 अंक। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितने शब्दों में लिखा गया है? 60 शब्दों में लिखा गया है और इसका अंक रहेगा 4। ठीक है, तो देखते हैं कि कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। समाज के संपर्क में आने पर व्यक्ति का आत्मविकास होता है और इसके आधार पर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करने लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो ये हमारा क्या है? समाज है। हम बनाते हैं समाज। समाज में क्या होता है? घर होता है। एक घर नहीं होता, कई सारा घर होता है। मान लो ये हमारा क्या है? समाज है और यहाँ पर कई व्यक्ति हैं। समाज में हमारे कई व्यक्ति हैं, कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे व्यक्ति का झुंड है हमारे समाज में। और मैंने अभी कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा। कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत जो मैंने लिखा है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, या मैं भी जो समझाऊंगी उस डेफिनेशन को भी आप लोग लिख सकते हैं। ये जो समाज होता है ना, मान लो ये क्या है? एक समाज है। आपको जो दिखाई दे रहा है क्या है? समाज है। इसको आप लोग समाज मान लेंगे। मान लो ये क्या है? समाज है। और ये जो समाज है, मान लो ये व्यक्ति है। समाज जो है व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है। समाज जो है व्यक्ति के लिए कैसा काम करता है? आईने का कार्य करता है। इसको आप लोग समझेंगे। ये समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत ये समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत है। ये क्या है? समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत है। प्रमुख सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिएगा, समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत में आता है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो कूले ने क्या कहा है अपने आत्मदर्पण के सिद्धांत में? यहाँ पर आपको मान लो एक समाज दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? समाज दिखाई दे रहा है। और ये जो व्यक्ति है, समाज व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है। ध्यान से सुनेंगे, जो समाज है व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है। और व्यक्ति इस आईने में निहारता है। ठीक है, जब व्यक्ति इस आईने में देखता है और आईने में देखकर वो ये समझता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या धारणा बना रहे हैं, उसके अनुरूप वो स्वयं का आकलन करता है। ठीक है, इस समाज रूपी आईने में जो व्यक्ति है वो देखता है, ध्यान से सुनेंगे,
समाज रूपी आईने में व्यक्ति देखता है और समाज के लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या धारणा बना रहे हैं उसके अनुसार वो स्वयं का आकलन करता है। इसी को कुले ने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत, या कुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि समाज व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है, आईने का कार्य करता है, और व्यक्ति इस आईने में स्वयं को देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या धारणा बना रहे हैं उसके अनुसार वो स्वयं का आकलन करता है, अर्थात उसका आत्म विकास होता है इस समाज रूपी आईने में। ठीक है, तो समाज व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है और इस आईने में वह देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या धारणा बनाते हैं उसके अनुरूप वो स्वयं का आकलन करता है। तो इस तरह से आपको सरल शब्दों में लिखना है और इस तरह से अगर आप डायग्राम भी बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये जो कुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत है 2 नंबर में पूछा गया था एक बार CGPSC मेंस में। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। ये भी समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है, इसको भी लिख सकते हैं आप, और चाहे तो आप मैंने जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, इसके आधार पर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उसका समाजीकरण होता है। इसी क्रम में वह अंदर सामाजिक गुणों का विकास करता है तथा अपने आप को समूह या समाज के साथ अनुकूल करने के लिए तैयार करता है, अपने आप को समाज के साथ अनुकूल करने के लिए तैयार करता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने समझाया है। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या मैंने जो समझाया है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे और इसको ज़रूर आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको एक पार्टी की तस्वीर दिखाई हुई है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक पार्टी की तस्वीर दिखाई हुई है। अब मैंने यहाँ पे पार्टी का एग्जाम्पल क्यों लिया है? एक व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है और वह सोचता है कि वह कैसे दिख रहा है और उसके कपड़े कैसे हैं और वह दूसरों को कैसे लग रहे हैं, है ना। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना कि मैं कैसे दिख रही हूँ और मैं किसी और को कैसे लग रही हूँ, ये आप ज़रूर फील करते होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है कुले के आत्मदर्पण के सिद्धांत में सटीक बैठता है। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, अरे मैं किसी पार्टी में गई, मैं कैसी दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं, उनको मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, ऐसा आप लोग ज़रूर धारणा बनाते होंगे। तो यही धारणा को आप कुले के आत्मदर्पण के सिद्धांत में नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, फिर वह कल्पना करता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वे उसे आकर्षक या नापसंद कर रहे हैं, क्या उसे वो पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वो अपने मन में क्या बना लेता है, धारणा बना लेता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ और देखना है, अंततः इन कल्पनाओं के आधार पर वह अपनी छवि बनाता है कि वह कितना अच्छा दिख रहा है या समाज में उसकी स्वीकार्यता कैसी है ना। वही है कि समाज जो होता है व्यक्ति के लिए आईने का कार्य करता है और उस आईने में व्यक्ति अपने आप को देखता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पार्टी का एग्जाम्पल दिया, और समाज के लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या धारणा बना रहे हैं उसके अनुसार वो स्वयं का विकास करता है, अर्थात आत्म विकास करता है। उसके अनुरूप वो सोचता है कि समाज के लोग उसके बारे में
क्या सोचते हैं उसके अनुरूप वो स्वयं का आकलन करता है और अपनी धारणा बनाता है। तो इसको बोला गया है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। और एग्जाम्पल में आप इस पार्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल देते हुए आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो भी चेक करेंगे सर या मैम, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी समाजशास्त्र का पेपर चेक करेगा वो कोई ना कोई प्रोफेसर ही होगा, है ना, जिसका नेट या सेट क्लियर होगा, तो उनकी सोच का लेवल ही कुछ अलग रहेगा। इसलिए आपको अपने वर्ड्स पावर को, अपने शब्दों की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो आंसर है वो सटीक हो सकती है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इस एग्जाम्पल को जरूर नोट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समाजीकरण की विशेषता। समाजीकरण की क्या विशेषता है ना। तो समाजीकरण की विशेषता को देखते हैं। समाजीकरण जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। मैंने अभी कहा कि समाजीकरण जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहती है, अर्थात एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती है समाजीकरण। तो समाजीकरण की विशेषता जब भी आपको कोई पूछेगा तो आपको बताना है, पहला पॉइंट लिखना है जीवन पर्यंत प्रक्रिया। समाजीकरण जो होता है जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इसको आप लोग 125 शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं पूरी विशेषता बताऊंगी, इसको आप लोग 125 शब्द में फ्रेमिंग कर सकते हैं। और ज़रूर अपने कॉपी में अभी जो मैं समझा रही हूँ उसको 125 शब्द करके ज़रूर लिख लीजिएगा। ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 अंक का पूछा जाएगा, 125 शब्द रहेगा, ठीक है। तो पहली अवस्था है जीवन पर्यंत प्रक्रिया। समाजीकरण जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहता है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो सांस्कृतिक हस्तांतरण। यह संस्कृति, परंपरा, भाषा, मूल्य, मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक हस्तांतरण। ध्यान से सुनिएगा, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक हस्तांतरण। यह संस्कृति, परंपरा, भाषा, मूल्य और मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो समाजीकरण की विशेषताओं में आपको ये सारी बातों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर पॉइंट्स भी याद है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। बस एक बार आपको समझ के जाना पड़ेगा कि यह संस्कृति, परंपरा, भाषा, मूल्य और मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है ना। ये सब समाजीकरण की विशेषता है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यक्तित्व निर्माण की, समाजीकरण व्यक्ति के व्यवहार, सोच, आदत और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। देखो कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा समाजीकरण, जैसे कि हम समाज में रहते हैं, हम अगर किसी इंसान से मिलते हैं और उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्थात क्या होता है कि उनसे जब हम मिलते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनके नॉलेज को देखते हैं, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम भी अपने अंदर बदलाव लाते हैं और हम भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करेंगे समूह नियंत्रण, यह समाज के नियम, कानून और परंपराओं का पालन करना सिखाता है। परंपराओं का पालन करना सिखाता है। देखो, यह समाज के नियम, कानून और परंपराओं का पालन करना सिखाता है ना। जो समाजीकरण होता है, समाज में बहुत सारे नियम होते हैं कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें अच्छे व्यवहार करना है, हमें गलत कार्य की तरफ नहीं जाना है, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये सारे जो बातें हैं समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। समाजीकरण हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देता है ना, गलत कार्य के लिए प्रेरणा कभी नहीं देता। तो ये भी आपकी समाजीकरण की विशेषता होती है। उसके बाद मैंने कहा सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण में व्यक्ति परिवार, मित्र, विद्यालय और समाज से सीखता है। समाजीकरण में व्यक्ति परिवार से भी सीखता है, मित्र से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति जन्म लेता है तो माता पिता उसे अभिवादन करना सिखाते हैं कि आपको बड़ों की क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, नमस्ते करना है। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सबसे परिचित करवाते हैं। तो सीखने की जो प्रोसेस होती है वो परिवार से ही स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले जो बच्चे का गुरु होता है वो मम्मी होती है। मम्मी बच्चे को सबसे पहले सिखाने का कार्य करती है। तो जहाँ से मम्मी बच्चे को सिखाना स्टार्ट करती है वहीं से समाजीकरण का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में समाजीकरण नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में समाजीकरण होता है और जो समाजीकरण की अवस्था होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें दो तरफा प्रक्रिया, इसमें व्यक्ति समाज से सीखता है और समाज में योगदान भी देता है। बिल्कुल, व्यक्ति बहुत सारी बातों को समाज से ही सीखता है। उसके बाद व्यक्ति उस ज्ञान को तो सीख लेता है और जो सीखे रहता है उसको फिर से दूसरों को स्प्रेड करता है। जैसे कि मैंने बचपन में अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा हुआ है और अभी मैं खुद टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ। तो इस तरह से जो व्यक्ति है सीखता है और दूसरों को भी सिखाते हुए जाता है। तो ये क्या हो गया, दो तरफा प्रक्रिया हो गया कि जैसे कि मैंने अपने टीचर से बचपन में सीखा है बहुत सारी बातों को और अभी मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। तो ये जो प्रक्रिया होती है दो तरफा प्रक्रिया होती है और यह जो प्रक्रिया है समाजीकरण की विशेषता के अंतर्गत ही आती है। तो आपको क्या करना है अपने एग्जाम में कि ये जो पॉइंट है मेन पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है सिनॉप्सिस में। तो मैंने कहा है कि जब भी आप समाज शास्त्र या अन्य किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाएंगे, नोट्स तो आपने बनाया है लेकिन आपके पास एक छोटी सी कॉपी होनी चाहिए प्रत्येक विषय की, है ना। आपके पास प्रत्येक विषय की एक छोटी सी कॉपी होना चाहिए। उसमें आप हर टॉपिक वाइज, जैसे कि यहाँ पे आप समाजीकरण की विशेषता लिखे, समाजीकरण की विशेषता, तो इसमें आप छोटा छोटा क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। इसी पॉइंट को लिखेंगे समूह नियंत्रण, सीखने की प्रक्रिया, दो तरफा प्रक्रिया। अगर आप इस पॉइंट्स को इस सिनॉप्सिस में लिखे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। एक दिन पहले देख के अगर आप जाएंगे तो आपको सारी बातें हैं वो याद हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि एक साथ सभी चीज़ों को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको सिनॉप्सिस बनाना अनिवार्य है, तभी आप मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि एक दिन में समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो सभी को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं कि पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर पहले से आपकी तैयारी है तो आपका जो आंसर राइटिंग है बहुत अच्छा होगा और सारी बातें आपको याद भी आ जाएंगी। इसलिए आपको प्रयास करना है कि आपको सिनॉप्सिस बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो पहला प्रयास रहेगा कि आप सिनॉप्सिस जरूर बनाएं। उसके बाद सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया, यह धीरे धीरे अनुभव और शिक्षा के माध्यम से होती है। हमें समाजीकरण से तो सीख मिलती है ना, क्योंकि जीवन भर हम जैसे ही जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें अनुभव होता है ना, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होते जाता है तो हम और भी बातों को सीखने लगते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ को हम नया करते हैं तो उस दौरान हमें उतना नॉलेज नहीं होता जितना हमें अनुभव के माध्यम से होता है। तो क्या होता है कि निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अनुभव एवं शिक्षा के माध्यम से हमें मिलती है। अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यक्ति सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है ना। जैसी उसकी परिस्थिति होती है वैसे व्यक्ति आचरण करने लगता है, तो वह खुद को ढालने का प्रयास करता है। तो परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति स्वयं को ढालते जाता है। तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को, और ये सारे पॉइंट्स को आप 125 शब्द में आसानी से लिख सकते हैं और घर में जाके 125 शब्द में इस आंसर को आप लोग ज़रूर फ्रेमिंग करके रखिएगा, ताकि बाद में एग्ज़ाम टाइम ये क्वेश्चन आपके लिए काम आए, ठीक है। तो समाजीकरण की विशेषता 125 शब्द में आएगा और ये कहीं ना कहीं 10 अंक का रहता है। तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है समाजीकरण की विशेषता के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद समाजीकरण को मैं फिर से समझाती हूँ, ठीक है। समाजीकरण को मैं फिर से समझाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक बच्ची है, ये जन्म ली, ठीक है, जन्म ली है। उसके बाद इसकी मम्मी जो है इसकी प्रथम गुरु होती है। उसके बाद ये परिवार से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि माता है, पिता है, मम्मी, बुआ, नाना, नानी, दादा, दादी, सबके बारे में हम सीखते हैं और सबसे हम कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करेंगे। वो भी हमारा समाजीकरण का ही पार्ट है। सीखने की प्रक्रिया ही हमारा क्या है, समाजीकरण है। तो मैं आप लोग को एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे समाजीकरण का। मैंने यहाँ पे समाजीकरण का परिभाषा लिखा हुआ है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज
मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह जीवन तक निरंतर चलती रहती है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल टॉपिक है और ये जो डेफिनेशन है आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। ठीक है, इधर कॉमा लिखेंगे कि मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह जीवन तक निरंतर चलते रहती है। ठीक है, तो अपने दिमाग में जोर डाल के रखना है कि समाजीकरण क्या होता है कि व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद जन्म लेता है तो एक प्राणी शास्त्रीय जीव रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो समाज रूपी तालाब में जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है और समाजीकरण के फलस्वरूप वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते जाता है, अर्थात उसमें सीखने की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, उसके बाद मैं समाजीकरण के उदाहरण आप लोग को बता रही हूँ कि व्यक्ति का समाजीकरण में कैसे योगदान है या उसका समाजीकरण कैसे होगा, इसमें परिवार क्या रोल प्ले करेगा, है ना। व्यक्ति का समाजीकरण करने में जो परिवार होता है, फैमिली होती है, वो क्या रोल प्ले करती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है परिवार। तो बच्चा माता पिता से बोलना सीखता है। ठीक है, ये बच्चे का पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, कि समाजीकरण बच्चे का कैसे होगा, ध्यान से समझना है आपको कि जो बच्चा होता है माता पिता से बोलना सीखता है। दूसरा, नमस्ते करना सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है, खाना पीना, पहनावे, आचरण के तरीके सीखता है ना। तो देखो, जो बच्चे का पहला गुरु होता है वो तो उसकी मम्मी ही होती है, लेकिन परिवार भी कार्य करती है बच्चों को सिखाने के लिए। शुरू में बच्चे को बोलना नहीं आता है, परिवार के लोग बच्चे को बोलना सिखाते हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं। ठीक है, पहनावे, रहन सहन, रिश्तेदारी, नातेदारी, सबके बारे में बच्चों को क्या करवाते हैं, अवगत करवाते हैं। अर्थात समाजीकरण की जो पहली सीढ़ी है या पहली संस्था हो जाती है वो परिवार होती है। तो बच्चे को समाजीकरण की पहली सीढ़ी कहाँ से देखने को मिलती है या कहाँ से सीखने को मिलती है, तो परिवार बच्चे को पहला समाजीकरण का महत्व सिखाती है। तो ध्यान देना है कि बच्चा जो है परिवार से समाजीकरण की पहली सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विद्यालय। विद्यालय में बच्चे का कैसे समाजीकरण होगा, दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, विद्यालय। विद्यालय में बच्चे का समाजीकरण कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि विद्यालय में बच्चे का समाजीकरण कैसे होगा। तो शिक्षक से अनुशासन सीखता है बच्चा, शिक्षक से अनुशासन सीखता है। दूसरा, समय का महत्व सीखता है, सहयोग और टीम वर्क सीखता है। जो बच्चा होता है शिक्षक से अनुशासन सीखता है, समय का महत्व सीखता है, सहयोग और टीम वर्क सीखता है। देखो, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है ना, घर में ही रहता है, तो उसे अनुशासन के बारे में उतना नहीं पता चलता। तो जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो शिक्षक उसे अनुशासन सिखाते हैं। आप भी स्कूल गए होंगे, आपको भी स्कूल में अनुशासन सिखाया गया होगा कि बच्चे को कैसे शिष्टाचार का पालन करते हुए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हुए, टीचर का सम्मान करते हुए कैसे स्कूल में उनको आचरण करना है, ये सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। साथ ही साथ समय का, टाइम का महत्व सिखाया जाता है कि आपको टाइम में हर कार्य करना है, टाइम टेबल बनाते हुए पढ़ाई करना है, टाइम में स्कूल आना है। और साथ ही साथ सहयोग सिखाया जाता है और टीम वर्क के साथ आपको कैसे कार्य करना है, ये सारी बातें शिक्षक जो है विद्यार्थी को सिखाता है। उसके बाद प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, ये सारी बातों को बच्चा जो है कहाँ से सीखता है, स्कूल से ही सीखता है, विद्यालय से ही सीखता है। उसके बाद आपको देखना है सहपाठी व मित्र समूह, खेलों में नियम मानना, दोस्तों के साथ मिलजुल कर काम करना, है ना। तो
आप जानते हैं कि दोस्तों से भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है, दोस्तों से भी व्यक्ति है बहुत सारी चीज़ों को सीखता है कि समूह में हमें कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करना है, दोस्त का हेल्प कैसे करना है, ठीक है। और दोस्त के पास कोई अच्छा नॉलेजेबल चीज़ है तो उसके नॉलेज को कैसे ग्रहण करना है, तो दोस्तों से भी व्यक्ति का क्या होता है, समाजीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थानों से। देखिए, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर से भी हम बहुत सारे भजन कीर्तन सीखते हैं, मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में हम कुरान की शिक्षा के बारे में सीखते हैं, है ना। गुरुद्वारे जाते हैं तो हम आदि ग्रंथ जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इनकी नॉलेज के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में हम जानते हैं। चर्च में जाते हैं तो चर्च में जो लिखी गई कहानी है, ठीक है, यीशु मसीह के जीवन की घटनाएं हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें, ठीक है। पूजा पाठ और धार्मिक नियम सीखते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो क्या सीखते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, धार्मिक नियम क्या है, वैदिक ग्रंथ क्या है, वैदिक ग्रंथ कब आई हैं, वैदिक ग्रंथ में क्या लिखा गया है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है, तो सारी बातें हम सीखते हैं। और जो भी हम सीख रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, समाजीकरण के अंतर्गत ही आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि समाजीकरण में कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो उदाहरण में आप ये सारी बातों को भी लिख सकते हैं। त्योहारों को मानने की परंपराएं, है ना, कि अलग अलग त्यौहार, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, त्यौहार मनाने का कारण क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग कारण होता है और अलग अलग कारणों से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है वो सारी बातों को भी हम सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो धार्मिक सांस्कृतिक संस्थानों से भी मनुष्य को बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है, अर्थात धार्मिक व सांस्कृतिक संस्था भी समाजीकरण में योगदान देती है, ठीक है। उसके अलावा मीडिया और आधुनिक साधनों से, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल आदि से हमें आदतें, फैशन, भाषा या विचार सीखने को मिलता है। देखो, हमें टीवी से इंग्लिश भाषा भी सीखने को मिलती है, फ्रेंच भाषा भी सीखने को मिलती है। आज आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप खाना कैसे बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई आर्ट सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पुराण सुनना है ना, उपनिषदों के बारे में जानना है, वैदिक ग्रंथों के बारे में जानना है, बाइबिल के बारे में जानना है, या किसी अन्य धर्म के बारे में जानना है, या दूसरे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके बारे में सीखना है, तो भी आप किससे सीख सकते हैं, अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करके सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीडिया और आधुनिक साधन है वो हमें क्या करती है, समाजीकरण की ओर ले जाती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अर्थात टीवी, इंटरनेट, मोबाइल आदि से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी हमारा जो समाजीकरण है उसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। उदाहरण हो सकता नहीं है, बिल्कुल उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाजीकरण के कौन कौन से स्तर होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा, समाजीकरण के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो पहला स्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, मौखिक अवस्था। अब मौखिक अवस्था क्या होता है भाई, मैं आप लोग को समझा देती हूँ। मौखिक अवस्था, मौखिक अवस्था, तो इसको मैं थोड़ा सा लिखती हूँ, मौखिक अवस्था, मौखिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा जब पेट में रहता है, बच्चा जब पेट में रहता है तो वो बाहरी वातावरण से, बाहरी दुनिया के बारे में अनजान रहता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है तो उसको किसी भी बात से क्या है, वो अनजान है। अगर बच्चा जन्म ले लिया है, अगर बच्चे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो कैसे पुकारेगा, वो रोएगा, है ना। बच्चा क्या करता है, रोता है, और जब वो रोता है तो माता को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, या बच्चा परेशान है। तो बच्चा उस दौरान, ठीक है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, तो वो रो कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ये कहलाता है मौखिक व्यवस्था। फर्स्ट स्टेज, जब बच्चा कुछ भी बोलना नहीं जानता है तो वो अपनी भावना को कैसे शेयर करेगा, अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करेगा। तो कैसे शेयर करता है, रोता है ना, रोता है, तब माता को पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चा परेशान है, ठीक है।
तो ये होता है मौखिक अवस्था। उसके बाद अगर हम चलें शौच अवस्था, तो ये क्या होता है? शौच अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता। बचपन में आपको भी किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं रहा होगा। तो ये जो अवधि होती है 2 से 4 साल की अवधि होती है, ठीक है। इस दौरान बच्चे को बताना पड़ता है कि आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो शौच से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती है वो माता अपने बच्चों को देती है, सिखाती है कि आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो शौच से रिलेटेड सारी जो जानकारी है उसका ज्ञान माता ही बच्चे को देती है। तो ये कहलाता है आपका शौच अवस्था। उसके बाद इडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था क्या होती है ना? इडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था क्या होती है? तो आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बच्चा जो है लिंग भेद करना सीखता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो कैसे सीखता है? लिंग भेद करना। लिंग भेद जब वह स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, 5 से 6 वर्ष में वह लिंग भेद करना स्टार्ट करता है। कैसे लिंग भेद करेगा कि ये पुरुष है कि ये महिला है, ठीक है। 5 से 6 वर्ष की अवधि में उसे जानकारी होती है कि पुरुष है कि महिला है ना। और इसमें क्या होता है कि अपोजिट जो जेंडर रहता है उसके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो जो लड़की होती है वो अपनी फीलिंग्स को अधिकतर पापा के साथ शेयर करते हैं, और जो बेटे होते हैं मम्मी के लाडले होते हैं, तो उन लोग मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होता है कि लिंग भेद करना सीखता है बच्चा। क्या सीखता है? लिंग भेद करना सीखता है। उसके बाद अगर हम बात करें किशोरा अवस्था, तो किशोरा अवस्था का जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष का समय होता है ना। इसमें जो बच्चा होता है अपने आप को माता पिता से स्वतंत्र करने का प्रयास करता है। ध्यान से सुनेंगे, कौन सी अवस्था की बात कर रही हूँ मैं? किशोरा अवस्था की बात कर रही हूँ। किशोरा अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, माता पिता से अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करता है, मतलब थोड़ा सा दूर दूर रहता है, और वो नहीं चाहता कि माता पिता ज़्यादा रोक टोक करें, है ना। तो किशोरा अवस्था का वह समय होता है जिसमें बच्चा ये चाहता है कि मम्मी पापा की मेरे कार्यों में रोक टोक ना करें, तो थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करता है। और ये जो अवधि होती है लगभग 12 से 18 वर्ष का होता है समय। उसके बाद युवा अवस्था, है ना। युवा अवस्था कैसे समय होता है जी कि जब व्यक्ति क्या करता है? शादी करता है। युवा अवस्था में क्या होगा कि व्यक्ति जो है शादी करता है, व्यक्ति शादी करता है, शादी करता है। उसके बाद वो आर्थिक संसाधनों को जुटाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेगा? व्यवसाय करेगा। और कई व्यक्ति है वो प्राइवेट जॉब करेगा, कई व्यक्ति क्या करेगा? गवर्नमेंट जॉब करेगा। शादी करेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति युवा अवस्था में प्रवेश करने के बाद शादी करता है और अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने का प्रयास करता है ताकि वो अपना जो गुजर बसर है वो आसानी से कर सके। तो युवा अवस्था में आप ये सारी बातों को देखते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था क्या होता है कि अब उनका जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है, अब बेटे की शादी करना है, बेटियों की शादी करना है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? प्रौढ़ा अवस्था में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था वो समय होता है जिसमें दादा दादी, नाना नानी इत्यादि सारे रिश्ते में ढल जाता है व्यक्ति, और एकदम बुढ़ापे का समय होता है, सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो ये सारे स्तरों को आपको देखना है। तो पहले स्तर है हमारा मौखिक अवस्था, जब बच्चा एकदम छोटा रहता है, जन्म लेता है, बच्चे हर किसी से अनभिज्ञ रहते हैं, ना उसे बोलना आता है ना। वो अपना जो भावना है वो रो कर व्यक्त करते हैं अपनी माता के पास। फिर माता समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चा परेशान है, ठीक। उसी तरह आपको ध्यान देना है शौच अवस्था। शौच अवस्था 2 से 4 साल की अवधि होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चे को शौच के बारे में जानकारी देती है उसकी मम्मी कि आपको वॉशरूम जाना है ना। तो शौच से रिलेटेड सारी जानकारी जो है माता जो है अपने बच्चों को देती है। उसके साथ ही आपको ध्यान देना है इडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा है लिंग भेद करना सीखता है कि पुरुष कौन है, महिला कौन है, और माता के प्रति जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादा माता से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। उसी तरह पापा से ज़्यादा क्लोज होती है लड़कियाँ, है ना।
उसके बाद आप देख सकते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें माता पिता से स्वतंत्र रहने का प्रयास किया जाता है और किशोरावस्था लगभग 12 से 18 वर्ष का समय होता है। इस दौरान चाहे लड़का हो या लड़की हो, माता पिता से थोड़ा स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे युवावस्था। युवावस्था वो समय होती है जिसमें व्यक्ति व्यवसाय करता है, जॉब करता है और शादी करता है। और साथ ही साथ प्रौढ़ावस्था इसमें होता है कि बेटा बेटियों की शादी कर देते हैं। और ये जो वृद्धावस्था है जीवन का सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर बच्चा जन्म लिया है और वो वृद्धावस्था में प्रवेश किया है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कुछ न कुछ बातों को सीखता है। जन्म लिया, ठीक है, उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करेगा, रो के शेयर करेगा। फिर जब वो बोलना चलना सीखता है, ठीक है, तब भी माता के द्वारा उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। फिर परिवार में उसे सीखने को मिलता है कि कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, हमारा रहन सहन क्या होगा, हमारा खाना पीना क्या होगा, हमारा बिहेवियर है वो क्या होगा। वो सारी बातों को ये समाजीकरण के स्तर के थ्रू व्यक्ति जो है वो सीखता है। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि समाजीकरण के स्तर को समझाइए, है ना, मान लो आपको मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा कि समाजीकरण के स्तर को समझाइए, तो आपको 125 शब्द में समझाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको पॉइंट को लिखकर जो भी मैंने समझाया है उसको भी आप लिख देंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। ये सारे स्तर अगर आपको याद होते हैं तो आप बिल्कुल लिख पाएंगे। तो याद रखना है, पहला मौखिक अवस्था, दूसरा है शौच अवस्था, तीसरा है एडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है युवावस्था, उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद याद रखेंगे आप वृद्धावस्था। तो ये जो है मैंने अभी लिखा हुआ है समाजीकरण के स्तर हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं विसमाजीकरण क्या होता है। डी सोशियोलाइजेशन, ठीक है, डी सोशियोलाइजेशन। इससे पहले मैंने सोशियोलाइजेशन के पहले अभी पढ़ाया था समाजीकरण, और आपको अभी पढ़ना है यहाँ पे विसमाजीकरण, डी सोशियोलाइजेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और परंपराओं को ना मानकर उसके विपरीत आचरण करता है तो इसे विसमाजीकरण कहते हैं, ठीक है। विसमाजीकरण क्या होता है, जस्ट उल्टा। समाजीकरण में क्या होता है कि हम समाजीकरण से कुछ न कुछ सीखते हैं, जीवन भर सीखते ही आ रहे हैं, और समाजीकरण का अर्थ होता है सीखना। लेकिन यहाँ पर विसमाजीकरण का अर्थ क्या होता है कि समाज के नियमों, मूल्यों और परंपराओं को ना मानकर उनके विपरीत आचरण करना। समाजीकरण में क्या होता है कि हम समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्श, अनुशासन का पालन करते हैं, है ना। समाजीकरण में मैंने क्या बोला कि हम समाज के नियमों, मूल्यों, अनुशासन, रहन सहन और नैतिक मूल्य का पालन करते हैं, उनका आचरण करते हैं। लेकिन विसमाजीकरण में क्या होता है कि व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और परंपराओं को ना मानकर उसके विपरीत आचरण करता है, ठीक है। तो इसे विसमाजीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, परंपराओं को ना मानकर उसके विपरीत आचरण करता है तो इसे विसमाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के लिए मैंने बताया था कि हम समाज के नियमों को मानते हैं, मूल्यों को मानते हैं, अनुशासन को मानते हैं, ठीक है, जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं सबको मानते हैं। लेकिन विसमाजीकरण में व्यक्ति इसको नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चोरी भी विसमाजीकरण का उदाहरण है। अपराध, नशाखोरी करना, समाज की नैतिकता के विपरीत काम करना विसमाजीकरण कहलाता है ना। और विद्यालय में अनुशासन तोड़ना। तो अगर आपको पूछा जाए विसमाजीकरण तो आपको इस तरह से फ्रेमिंग करना है आंसर का, और इतने शब्दों को आप लोग 60 शब्द में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और 60 शब्द में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका अंक रहता है 4 नंबर का। तो इस तरह से आपको सारी बातों को पढ़ के रखना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समूह, ठीक है, प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है, और समाजीकरण के और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।